हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको एलसी ऑसिलेशंस बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा और आपको ये पूरी जो प्रोसेस होती है एलसी ऑसिलेशंस की वो अच्छे से समझनी है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब एलसी ऑसिलेशंस हमें कब देखने को मिलेंगे? जब हमारे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर हो और उसे हम एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दें। तो होता क्या है कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होते हैं। कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है और जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। और ये स्टोर भी कर सकते हैं एनर्जी और एनर्जी को डिलीवर भी कर सकते हैं। ओके, सो इसी के कारण जो ऑसिलेशन से हमें वो देखने को मिलते हैं। तो इनिशियली होता क्या है कि जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज होगा और जब हम उसे इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर जो अपनी एनर्जी है वो इंडक्टर को डिलीवर करने लग जाता है। और थोड़े टाइम बाद जो चार्ज होगा कैपेसिटर का वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर ज़ीरो हो जाएगा और सारा का सारा जो एनर्जी होगी वो इंडक्टर के पास आ जाएगी। ठीक है, अब इंडक्टर के पास एनर्जी आ गई तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेता है। उसके बाद इंडक्टर भी जब सर्किट को अपन कनेक्ट करते हैं वो डिलीवर करने का काम करता है। तो इंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो धीरे धीरे किसके पास जाने लग जाती है? कैपेसिटर के पास में। फिर इंडक्टर के पास एनर्जी पूरी ज़ीरो हो जाएगी, वो एनर्जी पूरी कैपेसिटर पे आ जाएगी और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमें ऑसिलेशंस मिलेंगे इसी वजह से। अब इंडक्टर के लिए हम एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है 1/2 Li²। मतलब इंडक्टर जो है वो करंट की वजह से एनर्जी स्टोर करता है। और सेम अगर हम कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है 1/2 Q²/C। मतलब जो कैपेसिटर है वो चार्ज की वजह से एनर्जी स्टोर करता है। ओके, तो कैपेसिटर के लिए हमें चार्ज की इक्वेशन चाहिए रहेगी और जो इंडक्टर है उसके लिए हमें करंट की इक्वेशन चाहिए रहेगी। ओके, सो मेन मोटिव हमारा यह रहेगा करंट की इक्वेशन निकालना और चार्ज की इक्वेशन निकालना। ओके, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है और वो इनिशियली कैपिटल Q चार्ज उसके ऊपर होना चाहिए। ये इनिशियल कंडीशन हम कंसिडर करेंगे जिसमें हमने कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस है कैपिटल C के बराबर और इनिशियली उस पर जो चार्ज है वो है कैपिटल Q के बराबर। और अभी जो स्विच है वो ओपन है। मतलब यहाँ पर हम करंट की बात करें सो I जो करंट फ्लो होना चाहिए इस लूप में पूरे वो होगा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि जो स्विच है उसे अभी हमने ऑन कर रखा है। जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो ये सर्किट पूरा क्लोज हो जाएगा और एक करंट इस पूरे लूप में एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके कारण जो कैपेसिटर है उसका जो चार्ज है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। ओके, सो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होगा और वो टाइम के साथ में डिक्रीज होगा तो जो चार्ज है कैपेसिटर का वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। सिमिलरली हम इंडक्टर की बात करें तो इनिशियली जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो इंडक्टर में जो करंट फ्लो होना चाहिए वो एकदम से फ्लो होना स्टार्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे फ्लो होना स्टार्ट करता है। उसको कुछ टाइम लगता है मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करने के लिए। ओके, तो जो इंडक्टर में जो करंट आएगा वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होएगा टाइम के साथ में। तो वो जो करंट है वो भी क्या होना चाहिए? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। मतलब चार्ज जो कैपेसिटर पे वो भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए और जो करंट जो कि इंडक्टर में फ्लो होगा वो भी क्या होना चाहिए? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो जो कैपेसिटर है उस पर जो चार्ज इनिशियली कैपिटल Q था वो कैपिटल Q नहीं रहेगा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो हमने मान लिया कि वो जो चार्ज है वो स्मॉल q होगा और इस पूरे लूप में I करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
ओके, सो इनिशियल कंडीशन हम देखें तो i इक्वल्स टू 0 है और जो q की वैल्यू इनिशियल कंडीशन पे वो कैपिटल q के बराबर होगी। और इनिशियल कंडीशन हम वो मान लेते हैं कि जस्ट हमने स्विच यहाँ पर क्लोज ही करा, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे हमने क्या करा, स्विच को क्लोज करा। और ये फाइनल कंडीशन होगी जिसमें जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो हो जाएगा स्मॉल q और इस पूरे सर्किट में I करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो एट टाइम t इक्वल्स टू t जो करंट है I वो होगा I के बराबर, जो चार्ज है स्मॉल q वो स्मॉल q के बराबर होगा। ये हमने कंडीशंस ली है। ओके, अब जो करंट है I उसे हम ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज की वजह से ही यहाँ पर करंट फ्लो होता हुआ हमें दिखेगा। और ये नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो टाइम के साथ में डिक्रीज होगा। ओके, मतलब जो चार्ज है वो टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, उसके कारण ही यहाँ पर हमें सर्किट में I करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा। अब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज कैपेसिटर पे होना होगा वही वोल्टेज इंडक्टर पे भी हमें देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटर पे वोल्टेज की बात करें तो वो होगा E इक्वल्स टू क्यू बाई सी के बराबर। एट एनी टाइम जो कैपेसिटर पे पोटेंशियल होना चाहिए उसे E माना और वो क्यू बाई सी के बराबर होगा। और इंडक्टर पे जो पोटेंशियल होना चाहिए वो होगा L डी आई बाई डी टी के बराबर। और जैसा मैंने आपको बताया है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों के अक्रॉस जो ईएमएफ है वो सेम होना चाहिए। तो इसे बोल दिया इक्वेशन 1, इसे बोल दिया इक्वेशन 2, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो L डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू बाई सी। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर हम एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई सी। अब जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है L वो कांस्टेंट है, तो उसे हम डिफ्रेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो भी कांस्टेंट होगा, तो उसे भी हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। सो हमें यहाँ पर मिलेगा L डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय सी डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि माइनस आई के बराबर होगी। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एल सी इंटू आई। ये इक्वेशन हमारे पास आई है जो जिससे हम करंट को निकाल सकते हैं। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, एक एसएचएम की इक्वेशन है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ एक स्प्रिंग मास सिस्टम का जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है k के बराबर और एक मास अटैच है उस स्प्रिंग से, और यहाँ पर हम कुछ फोर्स लगाएं F, तो फोर्स लगाने के बाद जब हम उसे रिलीज करेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ दिखेगा, स्प्रिंग और ये मास दोनों। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आती है वो dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस k बाय m इंटू एक्स। ओके, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो बहुत हद तक ये इक्वेशन सिमिलर है। ओके, ये जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दे रखी है और ये जो इक्वेशन है वो करंट के टर्म्स में दिख रही है। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ओके, सो ये जो इक्वेशन है वो करंट के टर्म्स में है और ये जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में है। ओके, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, इससे हम कंपेयर करें तो ये भी क्या है, एक
सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। तो मैं ये जो पूरा सेक्शन है वो मैं रब करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत है, तो आप इसे अच्छे से लिख लें, उसके बाद कंटिन्यू करना। अब इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो वो होगा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू है वो 1/√LC होनी चाहिए। चेक करके देख लेते हैं कि ये यहाँ पर इस इक्वेशन से वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। ओके, सो सबसे पहले हम di/dt निकाल लें, तो वो होगा आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये पहला डेरिवेटिव लिया हमने करंट का रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेकेंड डेरिवेटिव ले मतलब dy/dt को ही t के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा आई नॉट ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, इसे हम एडजस्ट करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, अब आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये किसकी वैल्यू है? कैपिटल आई की, तो उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। तो ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो यहाँ पर सेटिस्फाई होता हुआ हमें दिख रहा है, और ओमेगा की वैल्यू आप 1/LC पुट करो तो बिल्कुल आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो सॉल्यूशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें आई नॉट जो है वो है मैक्सिमम करंट दैट फ्लो इन दिस सर्किट। अब थोड़ा सा अपन दिमाग लगाए तो हम ये सोच सकते हैं कि ये सर्किट पे मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा। देखिए, करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? जो कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से। तो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा? जब जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो ज़ीरो हो जाए तब। कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से करंट जो है वो इंक्रीज होगा, और जब कैपेसिटर पे चार्ज ज़ीरो हो जाएगा तो इस पूरे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा जो कि आई नॉट के बराबर है। तो आई नॉट मैक्सिमम कब होगा? जब Q की वैल्यू ज़ीरो होगी। ओके, सो अभी हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया है, और ये जो पूरा सेक्शन है वो मैं अब रब करने जा रहा हूँ। अब मैंने आपको ये बोला है कि ये जो इक्वेशन है वो जनरल सॉल्यूशन है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर जो ये फाई है फेज, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि जब तक हमें फाई नहीं पता होगा जब तक हम यहाँ पर करंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो फाई की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। सो इनिशियल कंडीशन क्या है? यूजिंग इनिशियल कंडीशन, जो कि है जब टाइम ज़ीरो होगा तो करंट की वैल्यू ज़ीरो है। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर दें तो हम यहाँ पर फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर I की जगह ज़ीरो पुट करें और T की जगह ज़ीरो, तो हमें मिलेगा ज़ीरो इक्वल्स टू आई नॉट साइन ज़ीरो प्लस फाई। मतलब मिला ज़ीरो इक्वल्स टू साइन फाई, और साइन फाई ज़ीरो मतलब जो फाई है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। ओके, सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? कंप्लीट सॉल्यूशन करंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं, वो होगा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई। अब हम जो चार्ज है कैपेसिटर पे उसकी इक्वेशन निकालेंगे। ओके, सो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो ये हमने इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी
इक्वेशन निकाल ली। अब हम चार्ज की इक्वेशन निकालेंगे, जो कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज होगा उसकी इक्वेशन। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो ओमेगा है उसकी वैल्यू 1/√LC है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये वापस से मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें बस केवल इसी इक्वेशन से अब मतलब है। अब कैपेसिटर पे जो चार्ज होना चाहिए वो उसकी इक्वेशन हम निकालना चाहेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो शुरू में मैंने आपको इक्वेशन लिखी थी, I = -dq/dt। इससे हम इक्वेशन निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पर dq इसे हम लिख सकते हैं -I/dt, और I की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। सो dq = -I0 sin ω/t dt। ओके, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो dq को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा q, और यहाँ पर I0 क्या है, मैक्सिमम करंट जो कि कांस्टेंट होगा, उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर बचेगा केवल हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin ω/t dt। अब sin ω/t इसे हम इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा -cos ω/t। सो q = हो जाएगा -I0, sin ω/t को इंटीग्रेट करा तो मिला -cos ω/t/ω। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो जो भी वैल्यू आती है उसके साथ में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखना पड़ता है। ओके, अब इस माइनस साइन को इस माइनस साइन के साथ एडजस्ट कर दें। सो q = हो जाएगा I0/ω cos ω/t प्लस c। अब ये जो चार्ज की इक्वेशन है उसमें एक कांस्टेंट टर्म आ रही है c। जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रल जो हमें मिलता है उसके साथ में हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, जब टाइम 0 था, t = 0 पे जो चार्ज था वो कैपिटल Q के बराबर था। ये वैल्यू अपन पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो मैं इतना सेक्शन रब करने जा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना, तो आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहिए। सो जब हम ये जो इनिशियल कंडीशन है वो इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलेगा Q की वैल्यू कैपिटल Q के बराबर थी जब टाइम 0 था, I0/ω, और t की वैल्यू 0 पुट करी तो यहाँ पर आएगा cos of 0 डिग्री प्लस c। cos of 0 डिग्री ये क्या होता है, 1। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगा पहले q = I0/ω प्लस c, और यहाँ से अपन c की वैल्यू निकालें तो वो होगा q - I0/ω। ये जो c की वैल्यू हमें मिली है वो इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें q की एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। सो I0/ω cos ω/t प्लस q - I0/ω। ओके, ये हमें चार्ज की इक्वेशन मिल गई है। ओके, पर अभी भी इस चार्ज की इक्वेशन में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जब तक हमें I0 की वैल्यू नहीं पता है तब तक हम जो चार्ज है किसी टाइम पर वो नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो I0 है उसे भी एलिमिनेट करना होगा। ओके, सो मैं सबसे पहले ये जो सेक्शन है वो रब कर रहा हूँ ताकि हम पूरा फर्दर आगे प्रोसेस कर सकेंगे अच्छे से। देखिए, अब हमें क्या करना है, I0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एनर्जी का यूज़ करेंगे। मतलब कि जो कैपेसिटर है उसके पास इनिशियली जो एनर्जी थी, इनिशियली एनर्जी वो थी 1/2 Q²/c। ये टोटल एनर्जी कैपेसिटर के पास में थी। और जब अपन सर्किट को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज 0 हो जाएगा।
और उस कंडीशन में जो इंडक्टर है उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, क्योंकि और कोई कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो जाएगा तो और कोई यहाँ पर कोई वे तो है नहीं जहाँ से और करंट आ जाए। तो कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा तो जो ये पूरा सर्किट है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा जो कि आई नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम एनर्जी कंसिडरेशन करें, एनर्जी कंसिडरेशन करें तो इनिशियली जो कैपेसिटर के पास एनर्जी थी वो थी 1/2 Q²/C, और जो इंडक्टर के पास एनर्जी होगी जब कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर को ट्रांसफर कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्व ऑफ एनर्जी वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो 1/2 Q²/C इक्वल्स टू 1/2 L/I0²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने I0² लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जितनी एनर्जी कैपेसिटर पे थी वो सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर पे चले गई, ओके। और सारी एनर्जी इंडक्टर पे कब जाएगी? जब उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा जो कि I0 के बराबर है। सो यहाँ से अपन I0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो I0 हो जाएगा Q/√LC, ओके। और ओमेगा जो है उसकी वैल्यू 1/√LC के बराबर है। तो हम यहाँ पर 1/√LC इसकी जगह ओमेगा लिख दें। सो I0 ये हो जाएगा Q इंटू ओमेगा के बराबर। अब ये जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें चार्ज की पूरी इक्वेशन मिल जाएगी, ओके। सो Q इक्वल्स टू कैपिटल Q ओमेगा/ओमेगा cos ओमेगा t प्लस Q माइनस Q ओमेगा/ओमेगा। अब यहाँ पर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यहाँ पर भी ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। Q इक्वल्स टू क्या मिला? कैपिटल Q cos ओमेगा t प्लस Q माइनस Q। ये भी दोनों कैंसिल हो गए और फाइनली चार्ज के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई Q इक्वल्स टू कैपिटल Q cos ऑफ ओमेगा t। ये चार्ज की इक्वेशन भी हमारे पास आ गई, ओके। सो दोनों इक्वेशन निकाल ली, करंट की भी इक्वेशन निकाल ली और चार्ज की भी इक्वेशन निकाल ली। सो ये पूरा सेक्शन मैं रब करने जा रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। करंट की इक्वेशन और चार्ज की इक्वेशन इससे केवल मतलब है। अब करंट और चार्ज की हम वेवफॉर्म देखें तो हम थोड़ा सा और यहाँ पर LC ऑसिलेशंस को समझ सकते हैं। सो वाइट कलर से मैंने करंट की इक्वेशन बनाई है और येलो कलर से चार्ज की इक्वेशन बनाई है। तो एट t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो कैपिटल Q के बराबर वो होता है था मतलब। तो यहाँ पर हमने ग्राफ में भी देख सकते हैं वो कि जो t इक्वल्स टू 0 पे जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो है कैपिटल Q के बराबर। और जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये करंट का जो ग्राफ है वो साइन फंक्शन का ग्राफ है और जो चार्ज का ग्राफ है वो कॉस फंक्शन का ग्राफ है। तो चार्ज डिक्रीज होगा और करंट इंक्रीज होगा, और जब चार्ज ज़ीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा जो कि I0 के बराबर होगा। उसके बाद फर्दर चार्ज यहाँ पर ज़ीरो हो गया, ओके। फिर करंट की वजह से क्या होगा? जो कैपेसिटर की प्लेट है, पहले जब पॉजिटिव चार्ज था जिस प्लेट पे, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा इस साइकिल के दौरान। फिर वापस से चार्ज इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर चार्ज डिक्रीज होगा। इस तरह से हमें चार्ज की भी ऑसिलेशन देख सकते हैं और करंट की भी ऑसिलेशंस देख सकते हैं। अब ये दोनों वेव्स को जो सर्किट होगा उसमें करंट और जो चार्ज है वो कैसे चेंज होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये दोनों डायग्राम में रब कर रहा हूँ। तो ये एक पूरी साइकिल के लिए मैंने सर्किट डायग्राम में जो करंट और चार्ज में जो चेंजेस आएंगे वो मैंने आपको बताया है। तो इनिशियली जो
टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात करें, जब हमने स्विच जस्ट क्लोज करा था तो सर्किट में करंट जो था वो 0 के बराबर था और सारा का सारा जो चार्ज था वो कैपेसिटर पे कैपिटल Q था। अब इस टाइम की बात करें π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा ये वाला टाइम है जहाँ पर जो करंट है वो हो रहा है 0 और मैक्सिमम करंट I0 इस सर्किट में फ्लो होगा। ओके, तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया। I इक्वल्स टू I0 करंट फ्लो होगा एट टाइम t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा। अब पाई ओमेगा की बात करें तो वो ये वाला टाइम है। यहाँ पर हम देखें तो करंट 0 हो रहा है और जो चार्ज है वो -q के बराबर होगा इस टाइम पे। ये जो वैल्यू है वो -q होगी। तो चार्ज -q है तो कैपेसिटर की जो पोलरिटीज है वो चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, तो पोलरिटीज रिवर्स हो जाएगी इस टाइम पे पाई ओमेगा पे। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद और टाइम आगे बढ़ेगा तो चार्ज यहाँ पर -q था तो यहाँ से चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और 3π/2 ओमेगा पे चार्ज वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एट टाइम t इक्वल्स टू 3π/2 ओमेगा पर चार्ज 0 हो गया और जो करंट है, करंट की वेव फॉर्म ये रही, वो होगी -I0 के बराबर। ये जो वैल्यू है -I0 होगी। ओके, तो करंट -I0 और जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी करंट की, मतलब एट टाइम 2π ओमेगा पर जो करंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और जो चार्ज है वो +q वापस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। अब इस ये जो पूरा डेरिवेशन हमने देखा है उसमें हमने ये कंसिडर करा कि जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर और कैपेसिटर का वो नेग्लिजिबल है। ओके, सो ये तो सर्किट में चार्ज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टाइम के हिसाब से। अब एक छोटा सा टोटल एनर्जी और हम निकाल के देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं उससे कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है या नहीं है। ओके, सो ये पूरा रब कर रहा हूँ, पूरा ही सेक्शन में रब कर रहा हूँ। तो ये सर्किट की इनिशियल स्थिति है। ओके, जहाँ पर हमने स्विच को जस्ट क्लोज करा था t इक्वल्स टू 0 इनिशियल, और यहाँ पर जो सर्किट है उसमें जो करंट है वो 0 के बराबर था और जो चार्ज है वो कैपिटल Q पे बराबर था जो कि कैपेसिटर पे। तो यहाँ पर हम इनिशियली एनर्जी देखें तो वो होगी 1/2 कैपिटल Q²/c। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, केवल कैपेसिटर है उसके पास में इतनी एनर्जी स्टोर है। तो टोटल जो एनर्जी है वो यही होना चाहिए, ना तो इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एट टाइम t इक्वल्स टू टी, कोई टाइम t इक्वल्स टू टी पे देखें, मतलब 0 के अलावा और कोई टाइम पे देखें तो वहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, एनर्जी इन इंडक्टर प्लस एनर्जी इन कैपेसिटर। ओके, क्योंकि जैसे कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होगा तो इंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ओके, तो किसी टाइम t पर देखें तो जो टोटल एनर्जी होगी वो सम ऑफ एनर्जी ड्यू टू इन इंडक्टर प्लस सम ऑफ प्लस एनर्जी इन कैपेसिटर। ओके, सो इंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो होती है 1/2 L I0² प्लस, सॉरी हम किसी टाइम t के लिए निकाल रहे हैं तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा 1/2 L I² प्लस 1/2 q²/c। ओके, क्योंकि किसी टाइम t के लिए करंट और चार्ज की इक्वेशन ये है तो हमें यही पुट करना है। अब यहाँ पर I और Q की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, सो 1/2 L I0² sin² ओमेगा t प्लस 1/2 q² cos² ओमेगा t बाय c। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो I0 की वैल्यू है q इंटू ओमेगा के बराबर है। ओके, और ओमेगा की वैल्यू 1/√LC, तो I0 की जगह हम q/√LC यहाँ पर पुट कर दें, सो 1/2 L
हमें यहाँ मिलेगा आई क्यू स्क्वायर, आई नोट की वैल्यू जब पुट करेंगे अपॉन एल सी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पर L और L कैंसल, और इन दोनों ही टर्म्स में से हम 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी कॉमन निकाल सकते हैं। सो 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये हमेशा क्या होता है 1, तो वो आया 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ओके, मतलब कि जो इनिशियल एनर्जी थी वो किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर। या इसे अच्छी तरह से बोलें तो हम इनिशियल टोटल एनर्जी जो थी वो बराबर है टोटल एनर्जी एट टाइम टी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी एट एनी टाइम टी is constant and equals to initial energy on capacitor. Okay, so ये जो पूरा वीडियो था वो LC ऑसिलेशन के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी बहुत अच्छे से। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।